जो सास बहुओं में फ़र्क करती है, छोटी और बड़ी बहू में फ़र्क करती है, उसका अंजाम क्या होता है। एक तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा, आज मैं आपके साथ बड़ी आसान और मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी शेयर करूँगी। और आजकल वैसे भी मुहर्रम है, मुहर्रम उल हराम चल रहे हैं, और उसमें जो बहनें बेटियां न्याज में हलीम पकाना चाहती हैं ना, और इतनी आसान और इतनी सस्ती रेसिपी है ये, झटपट तैयार होने वाली है और बहुत मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर होगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी बेटियां बहनें जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आप सबके नसीब अच्छे हों और अल्लाह पाक आपको समझ बूझ दे और आपको अच्छी अच्छी सासें मिलें, अच्छी अच्छी नंदें मिलें और अच्छी अच्छी जेठानियाँ मिलें, जो कि हर किसी की किस्मत में होती नहीं है। हर ज़िंदगी में एक ना एक औरत जो है ना वो विलन का किरदार अदा कर रही है, ठीक है, हर एक की ज़िंदगी में। तो यहाँ पे अब मैं साथ साथ रेसिपी बनाऊंगी हलीम की, और वो भी आपको थोड़ी थोड़ी शेयर करूंगी, और साथ में जो है मैं अपने टॉपिक पे भी आऊँगी, ठीक है। तो हलीम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपने हाथ की दो मुट्ठियाँ दालें ली थी, 4 किस्म की दालें ली थी, उनको मैंने भिगो के रख दिया था। ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और इतनी ये आसान और इतनी झटपट बनने वाली हलीम की रेसिपी है कि जिन बच्चियों ने पहली बार बनानी है ना, जो पहली बार भी बनाएगा, बड़ी जो है ना ज़बरदस्त तैयार होगी और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अमूमन हलीम बनाते से पहले ये सोचा जाता है कि बड़ी मुश्किल है, बड़े टाइम लगेगा, गोटा लगाना पड़ेगा, ये वो। इतना आसान कर दिया आज मैंने आपके लिए इस रेसिपी को। यहाँ पे जी मैंने अपने हाथ की ना ये 2 मुट्ठी मैंने चावल लिए हैं, 2 ही मुट्ठी मैंने अपने हाथ की ये चने की दाल, और इसी तरह 2 मुट्ठियाँ माश की दाल, 2 ही मुट्ठी मैंने अपने हाथ की मसूर की, और साथ में मूंग की दाल, मूंग, मसूर, माश, चना, और साथ में थोड़े से चावल, ठीक है। इन सब की मैंने अपने हाथ की 2 मुट्ठियाँ ली हैं। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं ना, तो उसकी भी मैं आपके साथ आखिर में ना शेयर करूँगी कि ज़्यादा मिकदार में डालने के लिए कितना इसमें मसाला जाएगा, वो भी मैं पूरा मुकम्मल बताऊँगी। इन सबको मैंने भिगो के रख दिया था। दूसरी साइड में मैंने आधा किलो चिकन लिया था, और उस चिकन को फिर फ्राई करना है। वो आगे आप साथ साथ देखती रहिएगा और थोड़ा थोड़ा मैं बताती भी रहूँगी। तो चलें जी, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि बड़ी बहू और छोटी बहू में जो सास फ़र्क करती है ना, उसका अंजाम क्या होता है। अब अंजाम ये होता है कि सास जो है वो बड़ी बहू को ज़्यादा प्यार करने लगती है। मतलब जो चीज़ मिलती है बड़ी बहू को देनी है, बड़ी बहू को ऊंचा अच्छा मकाम देना है, दर्जा देना है, छोटी में फ़र्क करना है, और उसको हर चीज़ में जो है ना ज़ीरो समझना है और ज़ीरो ही ज़ाहिर करना है। और अक्सर छोटी बहू को जो है ना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है और बड़ी बहू के साथ ज़्यादती की जाती है। मतलब मकसद एक ही है बात करने का, चाहे उसमें देवरानी हो चाहे उसमें जेठानी हो, सास एक ना एक बहू में फ़र्क ज़रूर कर रही होती है। और ये मुझे नहीं समझ आता कि वो ऐसा क्यों करती हैं। हालांकि दोनों बहुओं को बैलेंस लेके भी चला जा सकता है, इंसाफ भी किया जा सकता है, लेकिन अपनी दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से ना वो अपनी आखिरत भी ख़राब कर देती हैं। ये मैं समझती हूँ कि वही सासें ऐसा रवैया अख्तियार करती हैं जिनकी ना जहनी हालत ठीक नहीं होती, जिन्होंने शुरू से अपनी ज़िंदगी में जो धक्के खाए होते हैं उसका आगे से पॉजिटिव नहीं लेती, उसको आगे से नेगेटिव लेके चलती हैं। तो इसकी वजह से उनकी अपनी आखिरत भी गंदी हो जाती है, अपनी आखिरत भी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ अपने ख़ानदान की कहानी शेयर करती हूँ। हमारे ख़ानदान में ही था, हमारे रिश्तेदारों में ही थे। तो वो क्या करती थी कि अपनी मतलब बड़ी बहू के साथ ज़्यादा प्यार करना, जो चीज़ आनी है बड़ी बहू को पकड़ देनी है, छोटी में फ़र्क करना, छोटी को हर चीज़ में छोटी को इसलिए फ़र्क करना उसके साथ कि जो है ना इसका शौहर जो है वो कहीं इसके हाथों में न चला जाए, क्योंकि इसके शौहर की आमदन अच्छी है, वो हम खा लें, वो हमें मिलती रहे। अगर ये अच्छी साबित हो गई तो शायद ये अपने शौहर को अपनी तरफ कर लेगी और इसका शौहर इसको लेके अलग हो जाएगा और हमारी जो अयाशी के दिन है वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम वो ये नहीं सोचती कि यही काम अगर आप छोटी को अच्छा कहें और उसके साथ अच्छा रवैया रखें, ज़ाहिर है जब उसने ज़्यादा काम निकलवाना है, आपने ज़्यादा दौलत उसके शौहर की आपने खानी है या लेनी है, चले वो आपका भी बेटा है, लेना है, तो ये काम आपसे प्यार से भी तो करवा सकती है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप उसमें फ़र्क करके या उसको नुकसान पहुँचा के आप ये करें। तो फ़र्क करते हुए उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आती। अब ये कहानी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब सास छोटी और बड़ी में फ़र्क करती है ना, तो होता क्या है कि शुरुआत में तो छोटी पूरी कोशिश करती है कि हाँ ठीक है मैं अपनी सास को खुद से खुश कर लूँ, या छोटी करती है, या अगर बड़ी के साथ हो रही हो तो बड़ी कोशिश करती है, जो भी नरम दिल की होती है वही कोशिश करती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ ताकि ये मुझसे खुश हो, मेरे साथ इनका रवैया अच्छा हो। वो दिल ही दिल में कुटती रहती है, सोचती रहती है कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हैं, मैं इनको कुछ कह भी नहीं रही हूँ, सब कुछ इनके हवाले भी किया हुआ है, इसके बावजूद ये मुझ में और उसमें फ़र्क कर रही हैं। और जो जिसके साथ फ़र्क किया जा रहा होता है ना, वो उस फ़र्क को ठीक करने की कोशिश करने में अपनी पूरी ज़िंदगी को ना ज़ाया कर देती है। उन लोगों के साथ खुद अपना आप भुला देती है, ना अपने बच्चों की तवज्जो देती है और ना ही जो है अपने शौहर की तवज्जो देती है। इसकी वजह से जिसको
ज़्यादा उसकी सास अहमियत दे रही होती है ना, वो उस दौरान अपने शौहर का भी दिल जीत लेती है, खुश भी रहती है और अपने बच्चों का भी दिल जीत रही होती है। लेकिन जो फ़र्क कर रही होती है सास, उसको नहीं पता होता कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, सज़ा मिलनी ही मिलनी है। और इंसान के ना जो हकूक़ हैं वो कभी भी माफ़ नहीं हो सकते। मतलब हकूक़ुल अल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते। जब तक आपको वो इंसान खुद माफ़ ना कर दे ना जिसका आपने दिल दुखाया होता है, तब तक आपके गुनाह नहीं बख्शे जाते, ठीक है। तो इसलिए जो सासें फ़र्क करती हैं ना, उनका एंड में अंजाम क्या होता है, मतलब जिस बहू के साथ उनका रवैया ज़्यादा अच्छा होता है ना, असल में वही बहू उनको सबसे पहले धक्का मारती है और वही उनका साथ छोड़ देती है। वो अपना मुफाद निकाल लेती है, उनके लिए फिर वही सास जो होती है ना, वो बोझ बन जाती है, वज़न बन जाता है उसका उनके घर में। और वो बहू ही फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है, मुकम्मल चारपाई पे आ जाती है, तो वो बड़ी बहू ही उस सास से सबसे ज़्यादा नफ़रत भी करती है और उस सास को सबसे ज़्यादा ताने भी मारती है और वो ही जो है उससे ज़्यादा नफ़रत भी करती है। लेकिन जिसके साथ फ़र्क किया जाता है ना, जो अपनी मुखलिसी दिखा के सारी ज़िंदगी मेहनत करती है, इनको खुश रखने के चक्कर में अपना सब कुछ दाँव पे लगा देती है, आखिर में उसी बहू का ना दिल नरम पड़ता है और वो ही बहू जो होती है वो सास के काम आती है। लेकिन तब काम आती है अगर उसके दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी बची हो तो। क्योंकि सास का बुरा रवैया रखने की वजह से ना, जो छोटी बहू होती है उसके दिल में भी अपनी सास के लिए नफ़रत आ जाती है। और जब वो नफ़रत पैदा हो जाती है ना, तो उस नफ़रत की वजह से वो, जब सास बिल्कुल चारपाई पे आ जाती हैं, घर से बीमार हो जाती हैं या फिर खुद खाना पकाने के काबिल नहीं रहती ना, तो बड़ी बहू जो होती है वो नफ़रत से देती है और छोटी बहू जो होती है ना, वो साथ में उसके दिल में भी नफ़रत आ चुकी है, वो पूछती नहीं है। वो कहती है अब जाएँ उसी के पास जाएँ जिस पे आपको भरोसा है, ठीक है, वो ही आपको सँभाले। तो यहाँ पे आके फिर सास को अंदाज़ा होता है कि ये मैंने क्या गलत कर दिया। इसलिए वक़्त रहते अगर ये सास समझ जाए ना कि मैंने दोनों को बैलेंस लेके चलना है, दोनों से काम निकलवाना है, दोनों के साथ प्यार और इख़लाक़ से रहे, तो उस सास की अपनी आख़िरत भी गंदी ना हो। लेकिन ये चीज़ उनको समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि सास जो होती है ना, वो उसका भी अपना दिमाग खुद का नहीं चल रहा होता, उसे भी जो तेज़ बहू होती है ना वो चला रही होती है। लेकिन जब उसका दिमाग तेज़ बहू के कहने पर चल रहा होता है ना, उसे उस टाइम अपने नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता कि अब मेरे साथ आगे क्या होना है, ठीक है। इसलिए मोहब्बत और नफ़रत हम किसी के दिल में ख़ुद अपने लिए पैदा करते हैं। इज़्ज़त एहतराम भी हम ख़ुद किसी के दिल में अपने लिए पैदा करते हैं और नफ़रत और ज़िल्लत भी हम ख़ुद अपने किसी के दिल में ना अपने लिए पैदा करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। देखिए, मेरी जो सास साहब हैं वो शुरू से मेरी जेठानी से बहुत प्यार करती थी, बेहद प्यार करती थी। उसकी वजह ये थी कि मेरी जेठानी खुद इस तरह करके चीज़ें उनके सामने पेश करती थी जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया। मैंने बताया कि उसकी चालाकियाँ किस किस्म की थी, ठीक है। तो इस तरह उसकी चालाकियाँ करने की वजह से मेरी सास उसके साथ मिली रहीं, उसको सही समझती रहीं, मुझे गलत साबित करती रहीं। और उसकी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड की आमदन जो है ना वो उन्हें मिलती रहे और वो मेरा ना बने और अपने घर में अलग से वो कुछ बनाना ना शुरू कर दे, कुछ लेना ना शुरू कर दे, ठीक है। इस वजह से अब एंड में क्या हुआ कि जब मेरी सास साहिबा बीमार हुई, उस टाइम पे उनकी, मेरी सास की ना जो बहन थी वो भी बीमार थी, वो मेरी जेठानी की वालदा थी, ठीक है, वो भी बीमार थी। अब मेरी जेठानी साहिबा अपनी वालदा की इतनी ज़्यादा केयर करती थी कि हर टाइम उसे चारपाई पे खिलाना, उसे अच्छे से डॉक्टरों के पास दौड़े लगवाना, लेके जाना। लेकिन मेरी सास जब किसी बीमारी का, किसी बात का ज़िक्र करती थी तो वो गुस्से में हो जाती और उन्हें ना डॉक्टर के पास जाने देती थी, ना उन्हें जो है ना उनको किसी चीज़ में बोलने देती थी। फ़ौरन एकदम से उनको शट अप करा देती थी, कोई ना कोई ऐसी बात करके वो डर के चुप कर जाती थी आगे से। और वो डर क्यों जाती थी, उन्हें वो इस वजह से अपनी डर जाती थी कि एक को मैंने इसके कहने पे नाराज़ किया और ज़्यादतियाँ की, दूसरे के साथ भी मैंने ज़्यादतियाँ की और जिसका कहना माना वो आज मेरे साथ इस तरह ये रवैया अख्तियार कर रही है। इसलिए रिश्तों को ना बराबर लेके चलना चाहिए। लेकिन जो सासें ऐसा नहीं करती हैं ना कि एक को ज़्यादा सब चाहती हैं, दूसरी को नहीं चाहती हैं, तो अल्लाह की लाठी बड़ी आवाज़ बेआवाज़ है। तो जब अल्लाह पाक इंसाफ़ करने पे आते हैं ना, और यही सास जब बुढ़ापे में होती है, जब बीमार हो जाती हैं, शदीद किस्म की बीमार हो जाती हैं, तो जिस बहू की उन्हें ज़्यादा उम्मीद होती है ना कि ये बहू, इसकी खातिर मैंने ये कुछ किया, वो कुछ किया, ये हमें संभालेगी, वो बहू भी उस टाइम अपना टाइम निकाल रही होती है ना, अपना वो मुफाद पूरा कर रही होती है। वो बहू सबसे पहले सास को झटकती
होती है उसके लिए सास बोझ बन जाती है। और जो इतनी मुखलिस होती है, मुखलिसी में सास को खुश रखने के चक्कर में अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है कि ठीक है किसी तरीके से मुझे इसका प्यार मिल जाए। आखिर में उस बहू के दिल में भी ना वो चीज़ नहीं रहती, वो भी कहती है कि छोड़ें इसे, इन्होंने मेरे साथ सारी ज़िंदगी यही कुछ किया है और जिससे प्यार किया अब उसका हक बनता है कि इनके साथ अच्छा रवैया रखे। उस टाइम पे फिर सास को बड़ा पछतावा होता है कि मैंने ये क्या किया। तो इसलिए बैलेंस लेके जो सासें अपना रिश्ता नहीं चलती हैं ना, उनकी आखिरत में उनको वही बहू धक्का मारती है। कभी भी इस उम्मीद पे ना रहें, जिस तरह एक सास कभी माँ नहीं हो सकती, इसी तरह कभी भी एक बहू बेटी नहीं हो सकती। और जो बहू बेटी बनने की कोशिश करे ना, उस बहू की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए। अगर एक बहू आपके कहने पर घर के सारे काम भी कर रही है, आपको खुश करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रही है, आगे से आपको जवाब नहीं दे रही, डरी हुई रह रही है, सहमी सहमी रह रही है आप हर चीज़ में, तो आप समझ जाएं कि यही मेरे साथ मुखलिस है। और दूसरी जो आपके से ना हर काम करवा रही है, हर बातें मनवा रही है, आपके कान में बातें डाल रही है, तो उसके बारे में ये चीज़ आप समझें कि ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, ये अपना मुफाद निकाल रही है और आखिर में मेरी आखिरत को इसी ने गंदा करना है, इसी ने ख़राब करना है। तो ये इस चीज़ की सास को समझ नहीं आती ना कि जो बहू अभी इस वक्त अपना मतलब निकालने के लिए छोटी को गलत साबित कर रही है या छोटी के साथ ज़्यादती कर रही है, मुझे भी उसके से ज़्यादती करवा रही है, मुझसे भी, तो उसने आखिर में आके मेरे साथ क्या सलूक करना है, ठीक है। ये चीज़ उनको उस टाइम समझ नहीं आती है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब समझ आती है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं ना हलीम के लिए प्याज जो ब्राउन करने थे ना, उन प्याज को अगर आप चाहती हैं ना कि एक जैसे एक कलर के ब्राउन हो, तो उनको काट के उबलते हुए पानी में डालें और एक बॉयल आने से पहले गर्म पानी में डाल के ना, जो पानी में बुलबुले से आ जाए उसमें आप प्याज डाल दें और फिर उनको बीच में तकरीबन 1 मिनट के लिए उन प्याज़ों को ना उस गर्म पानी में रहने दें। उसके बाद उन्हें स्ट्रेन कर दें और फिर दूसरी साइड पे आप ये कढ़ाई में ऑयल को गर्म करें और बीच में वही सारे स्ट्रेन किए हुए प्याज बीच में डाल दें। तो ये इतने एक कलर के ब्राउन होते हैं, इनके ये नहीं होता कि आप आधे काले हो गए हैं और आधे जो हैं वो पिंक हुए हैं, इस तरह करके प्याज नहीं होते। फिर वो एक कलर के बाजार के जैसे ब्राउन होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी भी होते हैं, मज़े के भी लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो प्याज अब ब्राउन साथ करी थी और हलीम जो है मेरी आधी डन हो चुकी है। अच्छा, अब हलीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने सारी दालों को भिगो के रख दिया। प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया था चिकन आधा किलो, उसको मैंने ऑयल के साथ लाइट ब्राउन किया। जब वो हल्का सा ब्राउन हो गया था उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और फिर जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट बीच में ब्राउन हुआ तब तक उसको पकाया। फिर वो लाइट सा उसका इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ना चिकन को फ्राई करने से उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, वो की। उसके बाद मैंने उसमें शान का आधा पैकेट हलीम का डाल दिया था, आधा पैकेट हलीम का डाल के 2 गिलास में पानी के डाले। फिर मैंने प्रेशर दे दिया इस कुकर को और जब उसकी 4 सीटी बजी, 5-10 मिनट का टाइम मैंने उसे दिया था। 10 मिनट के बाद खोला तो चिकन गल चुका था, पानी उसका खुश्क हो चुका था। उसकी मैंने वहाँ पे अच्छी तरीके से भुनाई कर दी। भुनाई के बाद मैंने उसमें जितना भी ऑयल था वो सारा एक कप में निकाल लिया था, थोड़ा सा बीच में एंड में मैंने बचा लिया और उसमें फिर मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए और आधा पैकेट जो हलीम का बचा था वो भी बीच में डाल दिया और जितनी दालें थी वो भिगो के रखी हुई और चावल वो बीच में डाल के मैंने उसको प्रेशर लगा दिया कुकर को। फिर जब उसका कुकर को मैंने प्रेशर खोला तो वो दालें गल चुकी थी। उनको मैंने फिर थोड़ी देर गोटे से पीसने की कोशिश की लेकिन वो नहीं पिसा, तो मैंने उसको ब्लेंडर में ग्राइंड कर लिया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद जूसर के जग जो होता है उसमें डाल के मैंने उसको पेस्ट कर लिया। उसको बिल्कुल ना 2 से 3 बार एक साथ इकट्ठा जग को नहीं चलाना, मशीन को एक साथ नहीं चलाना, थोड़ा थोड़ा सा चला के रोक के चला के रोक के इस तरह करके मैंने उसको बीच में जूसर जग में ब्लेंड कर लिया था। और अब आपके सामने मैंने उसको कढ़ाई में डाला है और उसको पकने के लिए रखा है 5 मिनट तक। जब वो पकी है ना सारी ये हलीम हमारी पक गई है चिकन के साथ, तो उसके ऊपर मैंने ये जो निकाल के रखा था ना भुनाई करते हुए ऑयल, वो सारा मैंने बीच में डाल दिया। और इसके कलर जो है हलीम के जैसा बनाने के लिए मैंने इसमें फूड कलर भी डाला था, ड्राई वाला खुश्क वाला फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया था। और बस ऊपर से अब मैंने जो प्याज ब्राउन करके रखे हुए वो डाल दूंगी और जिस ऑयल में प्याज़ों को ब्राउन किया है ना वो वाला ऑयल भी थोड़ा सा डाल दूंगी। और खाते हुए आप इसके ऊपर अदरक छिड़क के और लेमन जूस डाल के आप इसे खा लें। और अगर ये बॉयल राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है, इसके अलावा नान के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े की बनती है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहती हैं प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।